हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 वाटर। तो यहाँ सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है, पानी के बारे में सोचने पर आपके माइंड में क्या इमेजेस बनती हैं। आप रिवर्स, वाटरफॉल्स और बारिश की रिमझिम अपने टैप के पानी के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे बारिश से जो भरे हुए गड्ढे होते हैं उसमें कागज़ की नाव तैराकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा पानी गायब हो जाता है, वो पानी कहाँ चला जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर के शुरुआत में पूछे गए हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि सन की हीट की वजह से पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और उसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं। जब वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं तो वो गाढ़े हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, जिनसे बादल बनते हैं और यहाँ से रेन, स्नो और स्लीट के रूप में धरती या फिर समुद्र पर नीचे गिरते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि पहले जो है पानी इवेपोरेट होता है और वो ऊपर चला जाता है और उसके बाद कंडेंस होने के बाद वहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं और फिर क्या होता है, रेन होती है। ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। तो जिस प्रोसेस में पानी लगातार अपनी फॉर्म जो है उसको चेंज करता है और ओशंस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको कहते हैं वाटर साइकिल, यानी इसको हिंदी में हम जल चक्र भी कहते हैं। जैसे कि आप फिगर 5.1 जो है उसमें देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है और फिर कैसे बारिश होती है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारी जो धरती है वो एक टेरेरियम है, टेरेरियम के समान है। जो पानी सेंचुरीज पहले था वही आज भी मौजूद है। जिस पानी का इस्तेमाल आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सैकड़ों साल पहले अमेज़न रिवर में बहता हो। तो ये जो पानी है यह वही सर्कुलेट हो रहा है सेंचुरीज से। फिर यहाँ बताया गया है कि रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे फ्रेश वाटर के कुछ सोर्सेस हैं, कुछ स्रोत हैं। ओशंस और सीज़ का जो पानी है वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। ओशंस का पानी नमकीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट में डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। यहाँ बताया गया है कि ज़्यादातर नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड जिसको क्या कहते हैं, कॉमन टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, या खाने के इस्तेमाल में किया जाने वाला नमक जो होता है वो होता है। ज़्यादातर ये नमक जो है वो समुद्र में पाया जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है और इस वर्ल्ड के मैप में मेजर सीज, लेक्स और रिवर्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। यहाँ बताया गया है, हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस का जो 3/4 पार्ट है पानी से ढका हुआ है। अगर धरती पर लैंड से ज़्यादा पानी मौजूद है तो बहुत सारे देश जो हैं उनको वाटर स्केर्सिटी का सामना क्यों करना पड़ता है, यानी वहाँ पे पानी की कमी कैसे आ जाती है अगर इतना सारे पानी धरती पे मौजूद है। तो क्या अर्थ पे मौजूद पानी जो है वो सिर्फ हमारे लिए अवेलेबल है। नीचे दिए गए टेबल में वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में दी गई है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि ओशंस जो हैं, सबसे पहले यहाँ बताया गया ओशंस में 97.3% जो है पानी होता है जो कि नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। उसके बाद आइस कैप्स जो हैं वहाँ पे 0.0 जो है वो परसेंटेज वाटर की बताई गई है। आइस कैप्स होती हैं जो कि बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स होते हैं, तो यहाँ पे बर्फ़ के रूप में जो है वाटर जो है वो मौजूद है जो कि फ्रेश वाटर है। उसके बाद ग्राउंड वाटर जो कि हमारी धरती के नीचे है वो है 0.68%। फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%। इनलैंड सीज जो है उसमें भी 0.009% है। और उसके बाद एटमॉस्फेयर और रिवर्स में 0.0019 और 0.0001। तो ये सारी जो है परसेंटेज जो है हमारे अर्थ पे जितना भी वाटर है उसकी बताई गई है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद नीचे एक सिंपल एक्टिविटी भी दी गई है जिसमें जिससे क्या है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को हम देख सकते हैं, किस तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी बताई गई है। इसमें बताया गया है कि 2 लीटर पानी लें,
मान लें ये अर्थ के सरफेस पर पानी जो है वो पानी की संपूर्ण मात्रा है, जितना भी पानी अर्थ पे है वो इतना ही है, 2 लीटर है। बर्तन से 12 चम्मच पानी जो है वो माप कर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से पानी निकालने के बाद जो पानी बचेगा सॉल्टी वाटर को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो सॉल्टी वाटर है उसको वो दर्शाता है, जो कि ओशंस और सीज़ में पाया जाता है। और ये पानी हमारे पीने लायक नहीं होता क्योंकि ये सॉल्टी वाटर होता है जो कि हम नहीं पी सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच पानी अर्थ पर मौजूद संपूर्ण फ्रेश वाटर को रिप्रेजेंट करता है। फिगर जो है इसमें बताया गया है फ्रेश वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये कुछ स्पून्स के इसमें फॉर्म में दिखाया गया, 2 स्पून्स ग्राउंड वाटर है, 9 स्पून्स आइस कैप्स है, इस तरीके से इसको दिखाया गया है। तो आप खुद देखेंगे कि आप एक्चुअली कितना पानी जो है वो डेली यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप, यहाँ बताया गया है कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यासे होने पर सिर्फ पानी ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी लापरवाही, यानी लापरवाही से जो पानी का इस्तेमाल करने के बाद हम एक प्रीशियस रिसोर्स जो है, बहुमूल्य संसाधन जो है उसको बर्बाद करते हैं, तो हमें जो नहीं करना चाहिए, हमें पानी जो है उसको सेव करना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे डू यू नो में यहाँ बताया गया है सैलिनिटी, सैलिनिटी जिसको हिंदी में लवणता भी कहते हैं। तो 100,000 ग्राम जो पानी है, पानी में मौजूद नमक की जो मात्रा होती है उसको सैलिनिटी कहते हैं। ओशंस की एवरेज सैलिनिटी जो है वो कितनी है? 35 पार्ट्स पर 1000। सेकेंड डू यू नो में बताया गया है कि डेड सी जो कि इज़राइल में है, इज़राइल की डेड सी में 340 ग्राम जो है वो पर लीटर सैलिनिटी होती है। स्विमर्स हैं जो इसमें फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से वाटर और ज़्यादा डेंस यानी कि गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से स्विमर्स जो हैं वो इजीली उसमें स्विमिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ आगे यहाँ कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो हैं वो दिखाई गई हैं जिनमें पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशन सर्कुलेशन। यहाँ देखेंगे, यहाँ बताया गया है सी शोर पे नंगे पैर चलने से जादुई सा लगता है। मतलब जब हम सी शोर पे चलते हैं तो हमें वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। सी बीच पे गीली रेत, ठंडी हवा, जो समुद्री पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वहाँ पे, हवा में सॉल्ट की जो स्मेल है, लहरों का जो म्यूज़िक है, संगीत है, सब कुछ मन को लुभाने वाला होता है। यानी सी शोर पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ पे। पॉन्ड्स और लेक्स के पानी के कंपैरिजन में ओशंस का पानी जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। ये कभी भी जो है वो शांत नहीं रहता। जो भी मूवमेंट ओशंस में होती है उन्हें हम वेव्स, टाइड्स और करंट्स, यहाँ देखेंगे वेव्स, टाइड्स और करंट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे डू यू नो, यहाँ बताया गया है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, जब वाटर कंजर्वेशन की अलग अलग विधियों पर जोर दिया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, यानी किस तरीके से वाटर को हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेव्स। वेव्स जिनको हिंदी में हम तरंगे भी कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सी बीच है, सी बीच पे गेंद से खेलते समय जब गेंद पानी में गिर जाती है तो क्या होता है। ये सीन बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे वेव्स के साथ गेंद जो है वो तट पर वापस आ जाती है, यानी कोस्ट पर वो वापस आ जाती है लहरों के साथ। जब ओशंस के सरफेस पे पानी लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं वेव्स। इन्हें हम वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पे वेव्स के बारे में बताया गया है। फिगर 5.4 में आप देख सकते हैं, ये हैं, इनको वेव्स कहते हैं, हिंदी में इनको तरंगे कहते हैं। फिर आगे यहाँ बताया गया है कि तूफ़ान में तेज़ हवा चलने पर बड़ी बड़ी वेव्स जो हैं वो पैदा होती हैं। इनके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और अंडरग्राउंड लैंडस्लाइड्स की वजह से ओशनिक वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्प्लेस हो जाता है, यानी अपनी जगह से आगे पीछे हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है?
15 मीटर तक की ऊंचाई वाली जो बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स हैं वो उठ सकती हैं, जिसे हम कहते हैं सुनामीज़। जिसे हम क्या कहते हैं? सुनामीज़। तो सुनामीज़ जो है वो आ सकती हैं। अब तक का सबसे बड़ा सुनामी जो है 150 मीटर मापा गया है। ये वेव्स 700 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक की स्पीड से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के जो तटीय क्षेत्र थे, यानी जो कोस्टल एरियाज थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स से में जो इंदिरा पॉइंट भी था वो भी वहाँ पे डूब गया था, सबमर्ज हो गया था। उसके बाद डू यू नो में बताया गया है कि जब ओशन सरफेस पे हवा चलती है तब वेव्स पैदा होती हैं। जितनी ही तेज़ हवा चलती है वेव्स उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। यानी वेव्स की जो बड़ा छोटा होना जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वहाँ पे जो विंड ब्लो होती है उस पे, हवा पे। उसके बाद सेकंड डिक्शनरी में बताया गया है कि जो सुनामी वर्ड है ये एक जापानीज़ वर्ड है। जापानीज़ वर्ड है जो जिसका मतलब है हार्बर। हार्बर वेव्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि सुनामी आने पर हार्बर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हार्बर्स बंदरगाह को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक केस स्टडी भी दी गई है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है सुनामी के बारे में। सुनामी द अर्थ्स पेंडेमोनियम, यानी पृथ्वी का तांडव। यहाँ पे बताया गया है कि 26 दिसंबर 2004 में इस दिन क्या हुआ था? इस दिन इंडियन ओशन में सुनामी वेव्स और जो हार्बर वेव्स थी उनके कारण बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। ये वेव्स उस अर्थक्वेक का रिजल्ट थी जिसका एपिसेंटर सुमात्रा की वेस्टर्न बाउंड्री पे था। इस अर्थक्वेक की स्पीड जो थी वो रिक्टर स्केल पे कितनी थी? 9.0 मापी गई थी रिक्टर स्केल पे। इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। प्लेट्स होती हैं जो कि हमारी अर्थ के नीचे होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं। इंडियन प्लेट जो थी वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में सडन मूवमेंट्स पैदा हुई। इस कारण ये अर्थक्वेक आया। ओशनिक फ्लोर करीबन जो था वो कितना 10 से 20 मीटर तक जो था वो डिस्प्लेस हो गया और नीचे की डायरेक्शन में झुक गया। इस डिस्प्लेसमेंट के कारण बने गैप को भरने के लिए विशाल मात्रा में ओशनिक वाटर जो था उसी ओर बहने लगा। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के जो समुद्री तट थे वहाँ से पानी जो था वो हटने लगा। इंडियन प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर क्या हुआ? पानी जो था वो वापस समुद्र तट की ओर लौटने लगा। ये सुनामी करीबन 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया था। तो इस सुनामी की स्पीड कितनी थी? 800 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ? जिसका कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं? कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो है उसकी स्पीड भी इतनी ही होती है, तो इतनी स्पीड से ये जो सुनामी जो था वो उस टाइम पे आया था और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडियन ओशन के कुछ आइलैंड्स जो थे वो पूरी तरह डूब गए। फिर आगे यहाँ बताया गया है कि इंडियन सदर्न मोस्ट पॉइंट जो था इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में था, वो पूरी तरह से डूब गया 2004 में जब सुनामी आया था। जब सुमात्रा में अर्थक्वेक के एपिसेंटर से वेव्स जो थी वो सुमात्रा की तरफ से अंडमान आइलैंड्स ग्रुप्स और श्रीलंका की ओर बढ़ने लगी, तो जो वेव्स की लंबाई थी वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई, यानी उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई। पानी की गहराई भी जो थी वो कम होने लग गई। कम होने के साथ साथ इनकी जो स्पीड थी वो भी कितनी हो गई? पहले कितनी थी? 700 से लेकर 900 किलोमीटर पर आवर थी, तो ये जो स्पीड थी वो धीरे धीरे कम होकर 70 किलोमीटर पर आवर हो गई। पहले थी 700 से 900, अब अचानक कितनी हो गई? 70 किलोमीटर। तो ये धीरे धीरे कम होने लग गई। समुद्र तट से सुनामी वेव्स जो थी वो 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके कारण क्या हुआ? 10,000 से भी ज़्यादा लोग जो थे वो मर गए थे। यहाँ पे दिया गया है 10,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो मर गए और लाखों घर जो थे वो
उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज़, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो ये जो थे ये सबसे ज़्यादा उस टाइम पे प्रभावित हुए थे। आगे बताया गया है, हालांकि पहले से अर्थक्वेक का अनुमान लगाना जो वो पॉसिबल नहीं होता, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत जो है वो 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हैं वो पैसिफिक ओशन में प्लेस किए गए हैं, लेकिन इंडियन ओशन में ये जो सुविधाएं हैं ये नहीं है। पैसिफिक ओशन के कंपैरिजन में इंडियन ओशन में सुनामी जो है वो कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ सिस्मिक एक्टिविटी जो है यानी अर्थक्वेक जिससे आता है ना, वो एक्टिविटी बहुत कम होती है। यानी समुद्र तल में जो नीचे हरकत होती है ना, हलचल, मूवमेंट, वो कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम जो है वो नहीं है। फिर आगे यहाँ बताया गया है कि दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वो पिछले कई 100 सालों से की सबसे ज़्यादा विनाशकारी सुनामी थी। यानी सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो थी वो कौन सी सुनामी थी? 2004 की। इंडियन ओशन में निरीक्षण, अर्ली वार्निंग सिस्टम और इंडियन ओशन के कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले जो लोग थे उनकी अवेयरनेस की कमी के कारण ही ये नुकसान हुआ। लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, यानी लोग जो थे वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे। सुनामी आने का पहला संकेत जो था ये होता है कि कोस्टल एरियाज से जो पानी है, पानी में तेज़ी से कमी आने लग जाती है, फिर विनाशकारी तरंगें जो है वो उठने लग जाती हैं। जब कोस्ट पे ऐसा हुआ, जब ये हुआ था ना, तो उस टाइम पे क्या होता, लोग जो थे वो ऊंची जगह पे जाने के बजाय कोस्ट पे इकट्ठा होने लग गए थे, वहाँ पे असेंबल होने लग गए। और उसके बाद क्या हुआ, वो देखने लगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। तो जब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए तो सुनामी जो थी, सुनामी की वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आने लग गई, और उससे क्या हुआ, जो बड़ी संख्या में उत्सुक जो खड़े थे लोग, उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। यही रीज़न था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइड्स, जिसको हम हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। यहाँ बताया गया है रिदमिक राइज एंड फॉल, यानी दिन में 2 बार नियम से ओशनिक वाटर जो है उसका उठना या गिरना, उसको हम कहते हैं टाइड्स, उसको हम टाइड्स कहते हैं। जब बहुत ऊंचाई तक उठकर पानी जो है कोस्ट के एक बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे कहते हैं हम हाई टाइड, उसे हम हाई टाइड कहते हैं। और जब पानी अपने लोएस्ट लेवल तक आ जाता है और कोस्ट से पीछे चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं लो टाइड। एक हाई टाइड है और एक लो टाइड है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा जो हैं, सन और मून, उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, उसके कारण अर्थ के सरफेस पे टाइड्स जो हैं वो आती हैं। यानी टाइड्स के आने का रीज़न क्या है? सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। जब पृथ्वी का पानी जो है वो चंद्रमा के बिल्कुल निकट होता है, पास होता है, उस समय क्या होता है, चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी जो है वो ऊपर उठता है, यानी चंद्रमा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या आती हैं, हाई टाइड्स आती हैं, जिससे हाई टाइड्स आती हैं। तो ये जो टाइड्स हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि सन, अर्थ और मून जो है वो एक ही लाइन में है, यानी ये जो पोजीशन है ये है नीप टाइड्स की, तो सॉरी ये है स्प्रिंग टाइड्स की। वो एक सीध में होते हैं और उस समय सबसे ऊंची टाइड्स आती हैं। इन टाइड्स को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड्स। इन टाइड्स को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। जब सन, अर्थ और मून जो है वो एक ही लाइन में होते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। उसके बाद
बताया गया है कि लेकिन जब चाँद जो है अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तो चाँद और सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन से ओशनिक वाटर पे पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, लो टाइड्स आती हैं, जिसके कारण लो टाइड्स आती हैं और इन टाइड्स को हम कहते हैं नीप टाइड्स। और ये जो टाइड्स हैं इनको नीप टाइड्स कहा जाता है। यानी यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे नीप टाइड्स हैं, सन जो है वो ऐसे होता है, अर्थ ऐसे होती है और मून जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाता है, यानी डायगोनल शेप आ जाती है इनकी। तो इस तरीके की शेप बनती है और इसको हम नीप टाइड कहते हैं। उसके बाद आगे यहाँ बताया गया है कि हाई टाइड्स जो हैं नेविगेशन यानी कि नौ संचालन, यानी शिप्स जब चलती है ना पानी में तो उसको कहते हैं नेविगेशन, यानी उनको डायरेक्शन का पता चलता है हाई टाइड्स की वजह से, तो उनको आसानी से वो शिप्स जो है वो आगे पीछे जा सकती हैं। हाई टाइड्स जो है वाटर लेवल को तट की ऊंचाई तक पहुंचाती हैं, यानी वो इतनी तेज़ होती हैं कि वाटर लेवल जो है वो आगे पीछे होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचाने में हेल्पफुल होती हैं। हाई टाइड्स जो है वो फ़िश पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। हाई टाइड्स के दौरान बहुत सारी जो मछलियाँ होती हैं वो तट के पास आ जाती हैं, जिससे मछुआरे जो हैं वो बिना किसी कठिनाई के मछलियाँ जो हैं उसको पकड़ सकते हैं। कुछ जगहों पर हाई टाइड्स के होने से पानी के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल जो है वो किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट करने के लिए, यानी बिजली बनाने के काम भी आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशन करंट्स। इसको हम हिंदी में महासागरीय धाराएं भी कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि ओशन करंट्स पानी की वो धाराएं हैं जो कॉन्स्टेंटली ओशन के सरफेस पे एक डेफिनेट डायरेक्शन में बहती हैं, उसे हम कहते हैं ओशन करंट्स। यानी वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो चलती रहती हैं, उनको हम ओशन करंट्स कहते हैं। ये जो धाराएं होती हैं, ये जो ओशन करंट्स होते हैं, ये ठंडे या गर्म यानी वार्म और कोल्ड होती हैं। ज़्यादातर वार्म ओशन करंट्स होते हैं, यानी जो गर्म धाराएं होती हैं, जल धाराएं इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होती हैं। यानी मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी, जैसे ये हमारा ग्लोब है और ये है इक्वेटर। तो यहाँ से क्या होता है, वार्म करंट्स जो हैं वो पोल्स की तरफ जाते हैं, ये हैं पोल्स, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो यहाँ से क्या है, जो वार्म करंट्स हैं वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, और जो कोल्ड करंट्स होते हैं यानी जो ठंडी धाराएं होती हैं पोल्स या हायर लैटिट्यूड से ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ बहती हैं। और जो पोल्स होते हैं वहाँ से क्या होता है, कोल्ड करंट्स जो हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, इक्वेटर की तरफ। यानी वार्म जो है वो कहाँ जाते हैं, पोल्स की तरफ, और कोल्ड जो है वो कहाँ जाते हैं, पोल्स की तरफ, इक्वेटर की तरफ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि लैब्राडोर ओशन करंट जो है वो एक कोल्ड करंट की यानी एक गर्म धारा की एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखेंगे लैब्राडोर ओशन करंट जो है वो कोल्ड करंट की एग्जाम्पल है, और गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक वार्म करंट की एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो वार्म करंट्स हैं, वार्म करंट से लैंड सरफेस का टेम्परेचर जो है वो भी वार्म यानी कि गर्म हो जाता है। जिस जगह पे वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वो जगह विश्व भर में सबसे अच्छा फिशिंग एरिया माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली जो है वो पकड़ी जाती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि यहाँ पे दी गई है, जापान और नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी। जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वहाँ फॉगी यानी कि कोहरे वाला मौसम जो है वो पैदा हो जाता है, जो कि किसके लिए मुश्किल पैदा करता है, नेविगेशन के लिए, यानी जो शिप्स हैं उनको आगे चलने में मुश्किल होती है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।